हाय, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग। देखिए, इसमें क्या है, मेनली हम क्या करते, किसी भी पॉलिसी को लाने से पहले उसकी प्लानिंग करते, उसके बाद फिर क्या करते, बजटिंग करते। तो सेम क्या है, ये प्लानिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बजटिंग करेंगे उस प्रोग्राम की। ठीक है, पिछले वीडियो में या पिछले हमने जो टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हम क्या किए थे, मेनली परफॉर्मेंस बजटिंग। मतलब परफॉर्मेंस के बेस पे हम क्या करेंगे, बजटिंग करेंगे। अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो उसके बाद हम उसको और बजट देंगे। अगर परफॉर्मेंस वीक रहा है तो फिर हम बजट क्या करेंगे, कम कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम सबसे पहले प्लानिंग कर रहे हैं उस प्रोग्राम की। हम क्या करें, प्लानिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें बजट देंगे। तो लाइक वाइज दिस इज द प्लानिंग, बजटिंग, प्रोग्रामिंग। इसलिए इसको क्या कहा गया है, मेनली प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम कहा गया है इसमें। इसको प्लानिंग, बजटिंग, प्रोग्रामिंग को प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग को हम इस क्या कहा गया, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम कहा गया। क्योंकि इसमें क्या होता है, मेनली मेनली जो गवर्नमेंट की जो अलग अलग गवर्नमेंट की इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज अलाउट किए जाते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट जो है, जो लॉन्ग टर्म जो भी प्लानिंग करना है, उसके जो गोल्स है, ठीक है, उसको अचीव कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स होते हैं मेनली गवर्नमेंट के पास, जैसे किसी प्रोग्राम्स को हमें किसी प्रोग्राम की प्लानिंग करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव प्रोग्राम ढूंढेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमें इस प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग से हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है, अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके बेनिफिट जानने के लिए, उस जो अल्टरनेटिव प्रोग्राम है उसके बेनिफिट जानने के लिए और उसके कॉस्ट को समझने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये मेनली एनालाइज करता है दिस प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम। और इसको जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था यूएस के अंदर इन द ईयर 1960s में, सबसे पहले इसको एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद ये मेनली एडॉप्ट किया था इन द डिफेंस, जो डिफेंस एरिया था, उनका डिफेंस एरिया था, उसमें इसको लाया गया था। किस लिए, फॉर द इम्प्रूविंग द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में। ये केंडी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लाया गया था। फिर इसको 1961 में जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसमें इसको फिर इम्प्लीमेंट किया गया। एट लास्ट 1965 में इसको जो भी सेंटर था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंट्रल डिपार्टमेंट था यूएस के अंदर, ऑल द फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अभी हम देखेंगे इसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, ये जो प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम है, इसमें क्या क्या चीज़ें मेनली कवर की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्या करता है, जो भी मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स होंगे इस प्लानिंग से रिलेटेड, इस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है, मेनली गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के, उसको ये केयरफुली आइडेंटिफाई करता है। जो गवर्नमेंट के जो भी गोल्स होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, उसको ये केयरफुली आइडेंटिफाई करता है। देन ये क्या देखता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अल्टरनेटिव, जो भी अल्टरनेटिव जो पॉलिसी हम सिलेक्ट करेंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस, ओके, उसको एनालाइज करता है मेनली, उसके लिए कितना सबसे कम कॉस्ट लगेगी किसी भी प्रोग्राम को अचीव करने के लिए। हमारे पास अल्टरनेटिव क्या होंगे, अल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे, तो अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स होंगे मेनली। तो हम उनमें से हम एनालाइज कर पाएंगे कि कौन से प्रोग्राम की सबसे कम लागत लगेगी। तो इसके लिए भी ये काम आता है प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम। मेनली ये फोकस करता है ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसके लिए हमें कौन सा बेस्ट हम प्रोग्राम लेके आ सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे फिर और क्या हो सकता है, अलर्ट अल्टरनेटिव्स बढ़ेंगे, हमारे पास कंपटीशन बढ़ेगी। मतलब क्या है, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ेगी। तो ये मेनली सब्जेक्टिव प्रोग्राम्स की बात करता है ये कौन, ये प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम। तो इससे क्या हो जाता है, मेनली हमारे जो गोल्स है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, उसको एनालाइज किया जा सकता है। उसके उसके जो भी कॉस्ट है, उस प्रोग्राम की जो भी कॉस्ट है, उसके बेनिफिट्स है, ठीक है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जिसको हमें अचीव करना है, ये सभी को हम मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, थ्रू दिस प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम से। ये क्या है, एक सिंगल मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रैशनल बजटिंग सिस्टम है ये क्या है, सिंगल मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रैशनल बजटिंग सिस्टम है ये। तो अभी इसके भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे क्या लिमिटेशन है, एक तो ये इस एक तो ये रैशनल बजटिंग सिस्टम तो है ये तो इसकी क्या है, इसकी मेरिट है। तो मेरिट है इसका रैशनल बजटिंग सिस्टम, इसको बोला जाता है जो
प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, मेनली सिंगल मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रैशनल बजटिंग सिस्टम है। अब रैशनल बजटिंग सिस्टम है तो इसके लिए कुछ लिमिटेशन भी है, क्योंकि अगर रैशनल तो हमें रैशनल है मतलब लॉजिकली कुछ डिसीजन लेना है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो डिसीजन मेकिंग है इसकी कमी है। ठीक है, इसकी क्या है, कमी है। जब हम जब हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम की, तो और उसके बाद बजटिंग भी करते हैं, तो उसमें क्या है, हमें लॉजिकली देखना होता है कि वेदर द अमाउंट विल सैंक्शन, ओके, जो अमाउंट हम सैंक्शन करेंगे क्या उस पर्पस को सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। तो इस बजटिंग सिस्टम के लिए हमें मेनली क्या चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। लॉजिकल मतलब स्किल पर्सन चाहिए मेनली, जो कि लॉजिकली सोच सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो है इसमें, इसकी कमी हो जाती है जब हम ये सिस्टम लेके आते हैं तब। तो उसके बाद इसमें जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव गोल्स होंगे उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, ये भी एक टाइप का हमारे पास एक लिमिटेशन बन जाता है अगर हम ये सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं तब। और दूसरी चीज़ क्या है ना, ये इसमें एक डिफ़िकल्टी आ जाती है कि हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए, कि कॉस्ट के बेस पे क्या हम बेनिफिट हासिल कर पाएंगे, जितना अमाउंट हम किसी प्रोग्राम में लगा रहे हैं, जो कॉस्ट हम लगा रहे हैं उससे क्या बेनिफिट होगा, कितना बेनिफिट होगा। तो ये सभी को हमें एनालाइज करने में डिफ़िकल्टी आ जाती है जब हम ये प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम हम लेके आते हैं तब। और इसमें क्या होता है, इसमें जो लेजिस्लेचर है और एडमिनिस्ट्रेटर है, इनका रोल जो है फिर दोबारा रिवर्स हो जाता है। और सबसे जो जो इसमें सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जो लेजिस्लेचर जो होता है उसके पास जो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है ये क्या है, मेनली पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, ओके। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो मेनली पॉलिसी बनाता है। तो जब पॉलिसी बनाता है वो उसी समय वो सिलेक्ट कर लेता है अल्टरनेटिव जो भी अल्टरनेटिव पॉलिसी होगी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए जो भी अल्टरनेटिव पॉलिसी होगी वो ऑलरेडी वो सिलेक्ट करके बैठा होता है। फिर उसके बाद वो लेजिस्लेचर में लेके आता है, तो ऑलरेडी तो उसने सिलेक्ट कर लिया है, तो इसलिए जो लेजिस्लेचर है उसके पास क्या होता है, लिमिटेड नॉलेज होता है इस चीज़ का। ठीक है, तो जिससे कि वो सही से डिसीजन नहीं ले पाते जब उसके ऊपर वोटिंग होती है। तो इसीलिए जो प्लानिंग प्रोजेक्शन है इस प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम में, ये क्या हो जाता है, इससे एक तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन का भी ये भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो लेजिस्लेचर है उसके पास बहुत कम चॉइस होते हैं, लिमिटेड चॉइस होते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटर पहले से पॉलिसी को क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है जो भी अल्टरनेटिव पॉलिसीज होगी उसके पास। तो इसलिए लेजिस्लेचर के पास जो है कम से कम ऑप्शंस होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर जो प्लानिंग बेस प्रोग्रामिंग सिस्टम है, ये प्लानिंग बेस बजटिंग सिस्टम जो है, ये क्या है, इसमें हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आते हैं। तो इससे क्या होता है, जो लेजिस्लेचर जो होता है उसका कुछ टाइम होता है मेनली। किसी देश में वो 4 साल के लिए सिलेक्ट होके आता है, किसी देश में 5 साल के लिए रहता है। तो अगर ये सिस्टम हम लेके आते हैं तो जो लेजिस्लेचर है वो अपने टेन्योर में उस प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का लिमिटेशन बन जाता है। तो इसीलिए जो है ना, इन सभी लिमिटेशन को देखते हुए 1971 में क्या हुआ, जो यूएस फेडरल गवर्नमेंट थी, इन्होंने इसको छोड़ दिया। इस प्लानिंग जो एक्सेप्ट किया था ना, प्लानिंग बेस्ड बजटिंग सिस्टम को जो एक्सेप्ट किया था यूएस गवर्नमेंट ने, उसको इसको क्या करता है, वो रिजेक्ट कर देता, रिजेक्ट नहीं मतलब छोड़ देता है। ठीक है, तो ये था मेनली प्लानिंग बेस्ड बजटिंग सिस्टम। देखिए, इसके अंदर हमने क्या क्या जाना मेनली। एक तो ये गवर्नमेंट की जो भी इफिशियंसी इफेक्टिवनेस है इसके लिए ये काम आता है। दूसरी चीज़, ये लॉन्ग टर्म जो भी गोल होंगे उसके लिए काम आता है। नंबर वन हो गया गवर्नमेंट को रिसोर्स अलोकेशन, उसकी इफिशियंसी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हो गया। नंबर टू, जो भी लॉन्ग टर्म जो भी प्लानिंग होगी गवर्नमेंट की, तो उसको हासिल करने के लिए प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। नंबर थ्री, जो अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स जो भी गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगा तो उसके कॉस्ट बेनिफिट को भी एनालाइज किया जा सकता है थ्रू दी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। और ये सबसे पहले कहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, मतलब कहाँ पे इसको एडॉप्ट किया गया, ये यूएस के अंदर एडॉप्ट किया गया इन द डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद फिर 1965 में पूरे देश के
जो भी फेडरल जो सेंटर के जो भी डिपार्टमेंट थे उन सभी में इसको लेके आ गए। फिर उसके बाद हमने देखा किस तरीके से ये जो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम है ये किस तरह से उपयोग में आ सकती है। जैसे ये कोई भी जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ होती है उसको हम केयरफुली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं जो भी अल्टरनेटिव चीज़ें होती है हमारे पास वाइल पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, बजट करते समय हमें बजटिंग करते समय हम एनालाइज कर सकते हैं कितनी कॉस्ट लगी इसमें, क्या उसका बेनिफिट मिलेगा। ये मेनली ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान देता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, जैसे अगर हम अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन बढ़ाता है ये, तो ये फायदे हो गए उसके। इसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से ये इसके कुछ लिमिटेशंस है। जैसे पहला लिमिटेशन देखा हमने, पहले तो हमने ये देखा कि ये क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव रैशनल बजटिंग सिस्टम है। ये जो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम जो है ये क्या है, मेनली एक कॉम्प्रिहेंसिव रैशनल बजटिंग सिस्टम है। मतलब ये लॉजिकल बेस पे ये क्या करता है, बजटिंग करता है मेनली। क्या पर्टिकुलर काम को करने के लिए क्या ये इतना अमाउंट सफिशिएंट है तो फिर ठीक है, नहीं है तो कितना चाहिए, और क्या वो ऑब्जेक्टिव जिस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो प्लानिंग की जा रही है क्या ऑब्जेक्टिव हासिल होगा या नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट, इट इज़ अ रैशनल बजटिंग सिस्टम। मतलब लॉजिकल सोच रहा है ये, थ्रू दी लॉजिक सोच रहा है ये। तो ये सभी इसके मेनली क्या है, मेरिट्स है। अभी इसमें कुछ डीमेरिट भी आ जाते हैं, मतलब कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। जैसे हमें जब डिसीजन लेंगे रैशनलिटी के बेस पे, ठीक है, तो हमें काफ़ी डिफिकल्टी आ जाती है क्योंकि कोई डिसीजन लेने के लिए उतना कैपेबल नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि जो हमारे पास अल्टरनेटिव होते हैं उसको सिलेक्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। उसके बाद जो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, कास्ट के बेस पे जो हम बेनिफिट एनालाइज करेंगे उसकी डिफ़िकल्टी आ जाती है, उसको हम कर नहीं पाते। और उसके बाद जो लेजिस्लेचर जो होता है उसके बाद लिमिटेड ऑप्शन होते हैं क्योंकि उसके पास लिमिटेड डाटा होता है। क्योंकि ऑलरेडी जो है जो भी अल्टरनेटिव होता है पॉलिसी का, जो भी अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना होता है वो ऑलरेडी किसने किया होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर ने सिलेक्ट कर लिया होता है। तो अभी जो लेजिस्लेचर जो होता है जब उसको अप्रूव करेगा तो उसके पास लिमिटेड डाटा रहेगा, तो उसका रोल भी कम हो जाता है। ये हो गया। उसके बाद और क्या लिमिटेशन देखा हमने कि ये जो इसके अंदर जो भी हम प्रोग्राम करते, जो भी पॉलिसी लेके आते प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम में, वो लॉन्ग टर्म के होते हैं। तो जो लेजिस्लेचर होता है उसका कुछ ड्यूरेशन होता है, तो विद इन दैट ड्यूरेशन वो काम कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये भी एक उसका लिमिटेशन हो गया है। तो इसी सभी लिमिटेशन को देखते हुए जो यूएस की फेडरल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने 1971 में इसको छोड़ देते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम में देखा, वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, मेनली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वैसे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, देन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।